एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे PYQs रिलेटेड टू फोर्स एंड प्रेशर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हमको ढूंढना है, मतलब ऐसी फोर्स जहाँ पर कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है इन ऑर्डर फॉर अ फोर्स टू एक्ट ऑन इट। तो जैसे कि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर दिया गया है बोथ 1 and 2, तो ये एक्चुअली होना चाहिए था बोथ 1 and 3। तो अगर 1 and 3 होगा तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। बट मुझे लगता है इस क्वेश्चन में, मतलब जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उनको फुल मार्क्स मिला होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं चुन सकते या सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को नहीं चुन सकते, हमको बोथ वाला ऑप्शन ही चुनना है। बट यहाँ पर 3 की जगह इन्होंने 2 दे दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है उनको हमें चुनना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये बात तो सही है कि ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विद अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब मैग्नेट की मदद से अगर हम कोई चीज उठा रहे हैं तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये बात गलत है क्योंकि एयरप्लेन एयर में मूव कर रही है, तो एयर क्या है, वो एक फ्लूइड है, तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कहलाती है ड्रैग, और फ्रिक्शन क्या है, वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर बताया गया, तो ये गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये बात सही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, राइट। सो उस हिसाब से जो स्टेटमेंट सही है वो क्या है, ए और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट प्रेशर, मतलब प्रेशर के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत बताया गया है उसका हमें चुनाव करना है। द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सर्फेस फॉर द सेम फोर्स, तो हम तो जानते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो एरिया अगर कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगी, जो कि यहाँ पर बताया गया है। स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सर्फेस फॉर द सेम फोर्स। फोर्स सेम हो जाए बट अगर एरिया छोटी होगी तो प्रेशर ज्यादा होगी, जो बात की सही है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा ही है कि जो लिक्विड्स है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एयर एक्सर्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अस, तो हम जानते हैं कि जो एयर कॉलम है वो हमारी जो सरफेस एरिया होती है बॉडी की उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करती है, सही बात है। वी डोंट फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट इज नेग्लिजिबल इन क्वांटिटी, ये बात गलत है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नेग्लिजिबल तो नहीं है, वो है 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी तो नहीं है। हम इसलिए नहीं फील करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्लाइटली ज्यादा होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस वजह से हमको ये फील नहीं होता है। तो हमको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसका चुनाव करना था, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको हमें चुनकर लिखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट है, सिर्फ मस्कुलर फोर्स जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसका आंसर होगा 4th ऑप्शन पेशियल बल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही है। एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स वेरी लेस प्रेशर ऑन अस, ये बात गलत है, ठीक है। एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग, ये बात भी गलत है। हीट करने से एयर एक्सपैंड करता है और कूल करने से एयर कॉन्ट्रैक्ट करता है। वार्म एयर राइजेस अप एंड कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो ये बात सही है कि जैसे ही
हवा को हीट मिलती है तो वो क्या होती है, वो एक्सपैंड करती है, वो हल्की हो जाती है, जिस वजह से वो ऊपर उठती है। और यहाँ पे जो एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है इस हवा के ऊपर उठ जाने से, वहां पर कूलर एयर अपनी जगह बना लेती है। एज वार्म एयर राइजेस, एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज इंक्रीज। ये बात गलत है, क्योंकि वार्म एयर अगर राइज करके ऊपर जा रही है तो नीचे एक खाली जगह बनती है, तो वहां पर एयर प्रेशर में इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा। तो उस हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसका चुनाव हमें करना था, तो वो सिर्फ हमारा ओनली सी जहां पर दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि जो सी स्टेटमेंट है वही ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है उसका चुनाव हमें करना है। अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। कह रहे हैं कि बल किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर सकता है, चाहे वो उसके कॉन्टैक्ट में हो या उसके कॉन्टैक्ट में ना हो। तो जैसे कि हम जानते हैं फोर्स के दो टाइप्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये बात सही है। अर्थ मॉल्टन मेटालिक कोर इज द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि अर्थ के कोर एरिया में मोल्टन स्टेट में आयरन मौजूद है, जो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात भी सही है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। ये बात गलत है, क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर वीकेस्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ये भी गलत कथन है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है। ठीक है, सो उस हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, वो है ए एंड बी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मतलब जो स्ट्रेंथ है फोर्सेस का वो क्या है, सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 1 नंबर पे आता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर थर्ड आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि वीकेस्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है उसका चुनाव हमें करना है। सो फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये बात सही है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज चेंज इन इट्स शेप। तो हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में पढ़ा था अपने प्रीवियस क्लास में कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि सॉफ्ट होते हैं उनके शेप और साइज में बदलाव ला सकता है। तो यहाँ पे शेप के बारे में बताया गया, तो वो बात तो सही है। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। तो ये बात भी सही है, क्योंकि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उनको कॉन्टैक्ट में रहने की जरूरत नहीं होती है इन ऑर्डर टू एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन वन पुशेस इट। ये बात गलत है कि जब हम धक्का मारते हैं तभी सिर्फ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये गलत है। जब हम खींचते हैं किसी चीज को, पुल करते हैं, तब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था उसे ढूंढना था, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे कहा गया है, असर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। असर्शन में हमको कहा गया है अ प्लास्टिक बॉटल half filled with boiling water and tightly capped thereafter gets crushed when allowed to rest for some time। तो हमने प्लास्टिक बॉटल में हाफ उसको बॉइलिंग वाटर से भर के ढक्कन टाइटली लगा दी है। थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं कि हम इस बॉटल को ऐसे ही रखते हैं इन ऑर्डर टू रेस्ट, तो हम देखते हैं कि जो बॉटल है वो क्रश्ड कर चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन में बताया गया है एयर प्रेशर डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इन द बॉटल। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा, इसका उत्तर सही है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि देखिए जो बॉटल थी वो हाफ फिल्ड थी विद बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर की टेम्परेचर क्या है, हाई है, और जो हाफ हिस्सा खाली था वहां पे एयर मौजूद था। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हाई था, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो एयर है वो क्या कर रहा था, एक्सपैंड किया, वो प्रेशर डाल रहा था, राइट। अब जब हमने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रेस्ट पे रहने दिया,
तो क्या हुआ, जो बॉइलिंग वाटर था वो धीरे धीरे कूल डाउन किया। टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या हुआ, जो एयर पार्टिकल्स है, मतलब जो एयर एक्सपैंड किया था वो अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से जो प्रेशर पहले थी बॉटल के अंदर वो घट गई और वो क्रश्ड हो चुका है। तो एयर प्रेशर डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इन द बॉटल। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है बैग्स विथ वाइड स्ट्रैप्स आर प्रेफर्ड टू कैरी हैवी लोड्स। तो ऐसे बैग्स जिनमें हम भारी चीजें कैरी करते हैं, उनकी जो स्ट्रैप्स होती है वो ज्यादा चौड़ी होती है। द रीजन फॉर दिस इज, तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है प्रेशर के साथ। हम जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, ठीक है, इफ इट इंक्रीजेस, तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, इट डिक्रीजेस। सो हैवी लोड्स मतलब भार हमको उतना मतलब महसूस ना हो, प्रेशर हमको ज्यादा महसूस ना हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रैप्स है उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए उनको वाइड बनाना पड़ेगा, जिस वजह से जो प्रेशर होगा वो घट जाएगा। तो इंक्रीज इन एरिया ऑफ कांटेक्ट रिड्यूसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैग कैरिंग हैवी लोड्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमसे कहा गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। रीना टेक्स अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक्स 3 आइडेंटिकल होल्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बॉटल। शी फिल्स द बॉटल एंड ऑब्जर्व्स वाटर फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हर ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस इज करेक्ट। तो अगर हम इसका एक रफ डायग्राम बनाए कि हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पर हमने इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे 3 होल्स क्रिएट की है और इसमें हमने पानी भर दिया है, राइट। अब हमने क्या पढ़ा था अपने प्रीवियस सेशन में, हमने क्या देखा कि जो लोअर लेवल पे मतलब बॉटम ऑफ द कंटेनर में हाई प्रेशर होता है, तो वहां से जो पानी निकलेगा वो ज्यादा फोर्स में निकलेगा और वो ज्यादा दूरी तय करेगा। फिर उसके ऊपर जो है वो थोड़ा, जो बॉटम लेयर के करीब जो होल है उससे थोड़ा कम फोर्स में पानी निकलेगा और उससे थोड़ी कम दूरी तय करेगा, और जो ऊपर की ओर है वो एकदम कम फोर्स में निकलेगा और वो दूरी भी कम तय करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, नीचे जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल comes out with the least force and falls at the minimum distance। ठीक है, तो एकदम टॉप मोस्ट में जो होल है, टॉप मोस्ट लेयर में जो होल है वहां से पानी एकदम कम फोर्स से निकलेगी और वो कम दूरी भी तय करेगी। पहले वाले ऑप्शन में कहा है कि तीनों ही होल्स से सेम फोर्स में पानी निकलेगा और वो सेम डिस्टेंस पे ही फॉल करेंगे, जो कि गलत है। तीसरे वाले ऑप्शन में कहा है कि वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल्स कम आउट विथ मोस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ये तो गलत है। ऐसा तो लोएस्ट जो है होल है वहां से होगा। द वाटर फ्रॉम द बॉटम होल कम्स आउट विद लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट मिनिमम डिस्टेंस, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 kg इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, 200 kg है, और वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज, कितना फोर्स चाहिए होगा ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसी वेलोसिटी से मूव करे। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझनी है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0। ठीक है, और हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, 200 kg, एक्सीलरेशन क्या है 0, तो फोर्स हो जा रहा है 0। सो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 0। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब एक्सीलरेशन 0 है, जिसलिए फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज 0।
शून्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इन द एयर, एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है, आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो वर्टिकली अपवर्ड मतलब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, तो कौन कौन सी फोर्स इस पे एक्ट कर रही है। तो सबसे पहले ऊपर की ओर जो थ्रो किया है, किसने थ्रो किया है, तो थ्रोअर ने एक फोर्स से इसको ऊपर भेजा है, तो फोर्स ऑफ प्रोपल्शन एक्सर्टेड बाय द थ्रोअर होगा। दूसरी बात क्या है कि ये एयर से मूव कर रहा है जो कि एक फ्लूइड है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर इधर है तो जो ड्रैग होगा ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रही है। तो इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही है, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ प्रोपल्शन एक्सर्टेड बाय द थ्रोअर। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज करेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बात सही है। इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ये कथन गलत है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव होती है, वो रिपल्सिव नहीं होती है। इट इज अ यूनिक फोर्स विच ओनली द अर्थ पॉसेस, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ के पास नहीं है, ये किसी भी 2 हेवनली बॉडीज के बीच में होती है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये बात भी गलत है, क्योंकि ये वीक फोर्स है एक, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 1 है वही करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट ग्रेविटेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है people usually put a round piece of cloth on their head before putting a heavy load, this is helpful because, तो आपने देखा होगा ना कि जो कुली होते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, कोई भी हेवी लोड को लेने से पहले अपने सर के ऊपर ऐसा गोल गोल एक कपड़ा रखते हैं। क्यों रखते हैं, ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़े और जो प्रेशर है उनके सर के ऊपर वो घट जाए। तो प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन कंक्लूड अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर रही है, इट इज एट रेस्ट, और वो एक सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है। अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन इट, ये बात सही है। मल्टीपल पेयर्स ऑफ बैलेंस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, ये गलत है। सो ओनली बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ओनली बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमसे कहा गया है संजय पुट्स एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल इन अ रेफ्रिजरेटर, आफ्टर फ्यू आवर्स व्हाट विल ही ऑब्जर्व। सो संजय ने एक खाली प्लास्टिक की बॉटल फ्रिज के अंदर रख दी, कुछ घंटों के बाद वो क्या ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा कि जो बॉटल है वो कोलैप्स कर चुकी है ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द बॉटल। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए उसने एम्प्टी बॉटल जो रखी थी रेफ्रिजरेटर में उसमें एयर था। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या है, टेम्परेचर कम होने से क्या हो गया, एयर पार्टिकल वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिस वजह से क्या हुआ कि जो प्रेशर था बॉटल के अंदर वो घट गया और इसी वजह से जो बॉटल है वो कोलैप्स कर गया। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया यू हैव अ ब्रिक ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड हाइट H। हमारे पास एक ईंट है जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, हाइट H है। इफ यू कीप इट ऑन द टेबल सच दैट द डिफरेंट फेसेस टच द सरफेस ईच टाइम, देन इन द 3 डिफरेंट केसेस द ब्रिक विल एक्सर्ट। तो कह रहे हैं कि ईंट को एक बार आप ऐसे रखिए, ईंट को आप एक बार सुलाकर रखिए, ठीक है, ईंट को आप थोड़ा सा और अलग करके अलग पोजीशन में रखिए। तो अलग अलग पोजीशन में रखने से ब्रिक जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है, वो कैसी होगी, थ्रस्ट क्या होगा। तो देखिए ब्रिक का जो वेट है वो तो सेम है, तो थ्रस्ट सेम होगा। ठीक है,
बट प्रेशर अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है विद द सरफेस वो बदल रहा है। सो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के बदलने से क्या होगा, प्रेशर में भी बदलाव आएगा। सो थ्रस्ट सेम होगा बट डिफरेंट प्रेशर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है 4 glass cylinders A, B, C and D of same length 25 centimeter and diameter, same diameter भी है, are taken and filled with water up to 20 centimeter. So हमारे पास, मैं रफली ही ड्रॉ कर रही हूँ, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होगा, हमारे पास ऐसे 4 ग्लास सिलेंडर है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसको हमने 20 सेंटीमीटर के लेवल तक पानी से भर दिया है। इसकी जो लेंथ है और डायमीटर है सभी ग्लास सिलेंडर की सेम है। देन होल्स आर मेड इन ए एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। सो बॉटम से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक होल बनाया गया है ए वाले में, फिर 8 सेंटीमीटर का बी वाले में बनाया गया है, फिर 10 सेंटीमीटर का सी वाले में बनाया गया है और 12 सेंटीमीटर का डी वाले में बनाया गया, ठीक है। एग्जैक्ट तो लोकेशन मैंने बनाई नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही दिखा दिया है। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है इन विच ऑफ द सिलेंडर विल द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल ट्रैवल द फारदेस्ट। सो इनमें से कौन से होल से वाटर निकलकर ज्यादा दूरी तय करेगी। तो हम जानते हैं कि ये जो लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम में जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, नीचे बॉटम में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। लिक्विड प्रेशर बॉटम में हाई होता है और टॉप में लो होता है। तो देखिए 5 मतलब नीचे से बॉटम से दूरी सबसे कम किस में है, ए वाले में है। तो 5 वाले से जो पानी या लिक्विड निकलेगा वो ग्रेट फोर्स से निकलेगा और वो ज्यादा दूरी तय करेगा। 8 वाले का 5 की तुलना में थोड़ा कम दूरी तय करेगा और कम फोर्स से निकलेगा। 10 वाले के केस में 8 के कंपैरिजन में वो थोड़ा कम फोर्स से निकलेगा और थोड़ा कम दूरी तय करेगा। और जो 12 वाले पोजीशन पे मतलब 12 सेंटीमीटर पे जो होल बनी है वो एकदम कम फोर्स से निकलेगी और बिल्कुल ही कम दूरी तय करेगी। तो हमको यहाँ पर ट्रैवल द फारदेस्ट बोला था, तो उस हिसाब से ए वाले में सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द एक्टिविटी गिवन बिलो। कहा गया है कि अ प्लास्टिक बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर एंड इट्स माउथ इज क्लोज्ड विथ अ कैप। तो एक प्लास्टिक बॉटल में पानी भरा गया है और उसका जो मुंह है उसको कैप से बंद कर दिया गया है। अ होल इज मेड इन द बॉटल यूजिंग अ पुश पिन। पुश पिन की मदद से बॉटल में एक होल किया गया है। इट इज ऑब्जर्व दैट वाटर डजंट कम आउट ऑफ द होल। और देखा गया कि वाटर उस छेद में से नहीं निकल रहा है। तो किस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमने दर्शाने की कोशिश की है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड प्रेशर है उसके बारे में चर्चा हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है, पानी क्यों नहीं बाहर आई, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बॉटल के अंदर के प्रेशर से ज्यादा है। अगर बॉटल के अंदर प्रेशर ज्यादा होती तो फिर पानी बाहर निकल कर आती, ठीक है। तो जिस वजह से पानी बाहर नहीं निकली है। यहाँ पर हमसे कहा गया है अ बलून इज प्लेस्ड ऑन द माउथ ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल। सो बलून को प्लास्टिक बॉटल के मुंह के ऊपर प्लेस किया गया है, अटैच किया गया है। द बॉटल इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। सो स्टेप ए में हम बॉटल को हॉट वाटर में रख रहे हैं, स्टेप बी में हम वाटर को कोल्ड वाटर में रख रहे हैं। तो बलून का क्या होगा दोनों केसेस में। तो हम जानते हैं जैसे ही हम इस बॉटल को गर्म पानी में रखेंगे तो बॉटल के अंदर जो एयर है, ठीक है, वो एक्सपैंड करेगा ड्यू टू हीट, जिसके चलते जो बलून है वो फूलेगा। मतलब स्टेप ए में वो इन्फ्लेट करेगा और जब हम उसको कोल्ड वाटर में रखेंगे तो एयर क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एयर प्रेशर घट जाएगा, जिसके चलते क्या होगा, जो स्टेप बी में बलून है वो डिफ्लेट करेगा। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है मिली टुक अ डिफ्लेटेड बलून एंड पुट इट ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल। सो मिली ने एक बलून लिया जो कि फुली हुई नहीं है और उसको एक कांच के बॉटल के मुंह के ऊपर रखा।
शी देन पुट द ग्लास बॉटल इन अ बाथ ऑफ बॉइलिंग वाटर, और फिर उसने उस कांच के बॉटल को बॉइलिंग वाटर में वाटर बाथ के लिए छोड़ दिया. देयर इज चेंज इन द शेप ऑफ बलून, सो बलून के शेप में चेंज तो आएगा. व्हाट डज दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट, तो यह एक्टिविटी क्या दिखा रही है, क्या दर्शा रही है. एयर इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेस ऑन हीटिंग, सो हीट के चलते एयर जो था बॉटल के अंदर वो घट जाती है, ये तो नहीं दर्शा रहा. हीट क्रिएट्स हाई प्रेशर इनसाइड द बलून, तो कह रहे गर्मी के कारण क्या हो रहा है, बलून के अंदर हाई प्रेशर हो रहा है. ठीक है. फिर जो थर्ड ऑप्शन है, एयर इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, सो अंदर जो एयर है वो हीटिंग की वजह से वो बढ़ रही है, तो एयर तो नहीं बढ़ रही. ठीक है, उसका माउथ तो बंद ही है. हीट कॉजेज एयर इनसाइड द बॉटल टू एक्सपैंड, तो ये बात सही है, क्योंकि हीट के वजह से क्या होता है, ये एक्सपैंड करता है, एयर एक्सपैंड करता है, और फिर वो बलून के ऊपर एक प्रेशर डालता है जिस वजह से वो फूल जाती है. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. ABC हमको कुछ क्लूज दिए गए हैं, हमको पता करना है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, वो है प्रेशर, राइट. सो ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर हमारे दो ऑप्शन में हमको दिए गए हैं. थर्ड डिसाइडिंग फैक्टर होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होना चाहिए. सो फ्रिक्शन तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ऑप्शन 3 नहीं होगा. मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूसेस एट हाई ऑल्टीट्यूड, सो जितना हम ऊंचाई पर जाते हैं पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता रहता है, तो ये बात तो सही है. देयर इज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो ऊंचाई पर जाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी जो डिक्रीज होती है वो हम नोटिस करते हैं. तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, यही इसका सही उत्तर होगा. ठीक है, क्योंकि जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटती रहती है, और उस वजह से क्या होता है, वाटर जल्दी बॉयल होने लगता है, क्योंकि कम एनर्जी में ही वाटर का बॉयल होना चालू हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर कम है. ओके. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ही एग्जांपल दिए गए हैं. तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स इस ऑप्शन में है, वो होगा नहीं क्योंकि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. फिर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. उसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया है, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. बच जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 ड्रैग. क्या है, जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग कहते हैं, तो फ्रिक्शन एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये तो हो गया. मस्कुलर फोर्स भी एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है. आशा करती हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कराने का तरीका पसंद आ रहा होगा. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे. मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.